पेशेंट क्यों जाता है एक अनट्रेन्ड पर्सन के पास? जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं आपके, उन्होंने अपनी मदर से, अपनी खाला से, अपनी चच्ची से ये सुन लिया कि लेबर पेन्स का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। उनको एजुकेट ही नहीं ऐसा किया जाता कि उनकी जब प्रेगनेंसी है उन्होंने कैसे उसको फॉलो करना है। My name is Dr. Tazeen and I am consultant obstetrician and gynecologist and director of Study Medic Pakistan. Study Medic is basically an organization which is providing the guidance to Pakistani doctors for international membership exams. I joined Study Medic in 2019. So after that the company got registered at Pakistan. So now there is Study Medic Pakistan, which is providing all the guidance and all the FCPS as well as international courses in gynae as well as other specialties as well. At the moment we are providing 20 plus international courses to Pakistani graduates so that they can enhance their knowledge, so that the patient management gets better, so that this population where we are living, where we are studying, where we have to give our future, they are benefited by Pakistani doctors. I was studying in government school. Government school में एक ऐसा स्टूडेंट था जो हर क्लास में टॉप कर रहा है, जो हर क्लास में उसकी पोजीशन है, जो टीचर्स हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब अच्छी गाइडेंस है, अच्छी सपोर्ट है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट होता है हर एक की लाइफ में। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्लास 5th। मेरी जो टीचर थी उन्होंने मुझे, आई वॉज़ एन एवरेज स्टूडेंट, जस्ट बस क्लास में फ़र्स्ट आ गई, बाकी लोगों का नहीं पता किसी के कितने मार्क्स आ गए, किसी को नहीं पूछना कि किसी और सेक्शन में कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं। That teacher basically she motivated me. She said that you are brilliant, you have to make friends with other classes. आप अपनी दूसरी क्लासेस से बाहर जाओ, उनको फ्रेंड्स बनाओ, उनकी नोटबुक्स को देखो, वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, उनका वे कैसा है, उनकी इवन राइटिंग कैसी है, आप उन सारी चीज़ों को देखो। उससे मुझे ऐसा आइडिया हुआ कि ओके ये तो मेरे से बहुत अच्छे हैं, इनका तो वे ऑफ लर्निंग बहुत अच्छा है, ये मेरे से अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं, एंड I came in competition. So that was the turning point. That I remember that teacher these days, that she was the motivator behind me. Actually मेरी फैमिली में मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि आपने मेडिसिन में जाना है। मैंने जब FSC किया तो एक इनसाइट था कि ओके मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे साथ जो सब मेरे फ्रेंड्स थे वो कहते थे डॉक्टर बनना है। ठीक है, मेरी फैमिली ने नहीं प्रेशराइज़ किया कि आपने इंजीनियरिंग में जाना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने सोचा ओके सब मेडिसिन में जा रहे हैं, मुझे भी मेडिसिन में जाना है। सो उनकी गाइडेंस से मैंने भी मेडिसिन को ऑप्ट कर लिया। लेकिन जब MBBS किया देन आई वाज अगेन एट स्टेप 1, व्हाट टू डू नाउ। But at that time when I was doing my maternity duties in gynae, I felt the pain of people. Like female आती हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके गवर्नमेंट सेटअप में वही लोग आते हैं ना जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। ठीक है, वो उस सेटअप में आती हैं जहाँ पे डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बेड्स कम हैं, मेडिसन कम है, एक बेड पे 2-2 लोग हैं। उन फीमेल्स को वैसे ही हम देखते हैं, उनकी सर्विसेज को, पेन मैनेजमेंट, सब कुछ जो है वो थोड़ा लोअर लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू योर प्राइवेट सेटअप्स। सो आई मेड अप माई माइंड, आई हैव टू गो इन टू गाइनी. I have to go for specialization in gynae. So I passed my FCPS in gynae. Then I did my post-graduation from Sir Gangaram Hospital, where you can see the turnover is a lot. But every time you are delivering a patient, there are two things: happiness of a newborn and the mother. Like you are saving 2 lives, you are dealing with 2 lives, and that was so rewarding that I enjoyed my training. And in addition to that, I thought, everyone told me that either you can do your practice or you can do this teaching. I said no, I will do both. I have to do both things. I faced difficulties while passing my exams. There was very less guidance, so I was struggling with the preparation. जो एक फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट है या जो एक फीमेल डॉक्टर है, उसके लिए ईजी नहीं है चीज़ें. She is a mother, she is a wife, she is a daughter or daughter-in-law. So many responsibilities are there.
उसको अपने हॉस्पिटल की 36 आवर्स की कॉल के बाद आके इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना है, दैट इज़ द सक्सेस। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो एक डॉक्टर को कभी ये नहीं लगता कि अब मैंने सब कुछ कर लिया है। 5 ईयर्स के बाद आपने जब एग्ज़ाम पास कर लिया, देयर इज़ नथिंग कि आपको पेड हाउस जॉब मिल जाएगा, देन यू गो फॉर अनपेड हाउस जॉब। आपकी 1 ईयर की हाउस जॉब है जिसमें इतनी लॉन्ग आवर्स ड्यूटीज़ हैं, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स दे गेट पेड हाउस जॉब। फिर वो अनपेड 1 ईयर के लिए काम करते हैं हॉस्पिटल्स में। आफ्टर दैट दे हैव टू गो फॉर, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पेरिफेरी में वापस चले गए, कुछ रिसोर्सेज का, फाइनेंशियल इश्यूज़ का, फैमिली इश्यूज़ का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फीमेल डॉक्टर्स के लिए उससे भी ज़्यादा होते हैं। If they are going back to their hometowns, so they will work there at some basic health units. Then they have to work in basic health units to get residency. और रेजिडेंसी की सीट्स इतनी कम हैं कि उनको 4 इयर्स की रेजिडेंसी भी पेड नहीं मिलती। तो कितने अरसे के लिए कोई डॉक्टर जो है वो अनपेड काम कर सकता है? कितने अरसे के लिए वो करेगा? वो नहीं कर सकता ना। फीमेल डॉक्टर्स ओके, दे गॉट मैरिड, हस्बैंड सपोर्ट कर देंगे, फैमिली सपोर्ट कर देगी, कुछ हो जाएगा। वेयर द मेल्स आर बेसिकली इन द मेडिसिन, हाउ दे विल सपोर्ट देयर फैमिलीज, व्हाट दे विल डू। बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेडिसिन, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। एक फीमेल की जर्नी तो डिफ़िकल्ट हुई, बट द थिंग इज़ इन पाकिस्तान देयर इज़ नो लैक ऑफ पैशन, so many good doctors are there, they are even with so much responsibilities, they are doing a lot. Same doctors are working in the private setup, same doctors are providing the services in government setup. So it is all basically depends upon the there are two classes of our patients. So those who are going to government setup, they are treated by the same doctors, they are not charging them there, and they are getting the services. The only drawback is a number of patients, like there is a lot of number of patients, so they have to arrange their lists, so they have to, like, their turn is late. Okay, but in private you know that there are a lot of choices there, so they are getting time on time, they plan their surgeries, they plan their treatments. So that is why there is rise of private practice, which is the demand of people of Pakistan. It's not like that doctors are not demanding private practice, this is the demand of our people who can afford those facilities. So both ends are positive. The hard working student, जो आपके पाकिस्तान का हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो हार्ड वर्क अच्छे रिश्ते के लिए नहीं कर रहा, वो उसके माइंड में एक चीज़ होती है जो पेरेंट्स ने इन्फ्यूज़ की होती है, यू हैव टू सर्व द नेशन। ठीक है, वो इसलिए अपने करियर को परस्यू करते हैं। आपकी सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने देखना है। ठीक है, एक लड़की, एक बच्ची डॉक्टर बन गई, उसके बाद उसको कैसे सर्कमस्टांसिस मिले कि वो कंटिन्यू कर सकी या नहीं। हमारी, आप अगर 300 का एक बैच है, उसमें 50-60 गर्ल्स इस काबिल होती हैं कि वो अपने कंटिन्यू कर सकें अपनी प्रैक्टिस को, इसलिए कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता, उनको ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती। उसमें ऐसा होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दब जाती हैं, फिर उनके लिए अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट एन ईजी वॉक दैट यू विल डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन, यू विल गेट इंटरनेशनल मेंबरशिप एग्ज़ाम्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो पाकिस्तानी फ़ीमेल डॉक्टर्स को बाज़ौक़ात नहीं मिल पाती, इसलिए उनको ड्रॉप करना पड़ जाता है। एट द एंड देयर कम्स लाइक फैमिली और योर प्रोफेशन, सो दे गो फॉर फैमिली। एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। बेसिकली आपको यहाँ पे हर स्पेशलिटी मिलेगी, हर आउट क्लास डॉक्टर मिलेगा, और आप किसी चीज़ में भी किसी चीज़ को पेशेंट को रेफ़र नहीं कर सकते। लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर, दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ देयर एंड दे आर प्रोवाइडिंग आउट क्लास सर्विसेज, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज हॉस्पिटल्स। लाइक देयर आर सर्टन हॉस्पिटल्स इन एशिया एज फार एज एवर केयर इज़ कंसर्न्ड. If you look at the emergency services, if you look at the gynae and obs services, if you look at the cardiac surgeries, if you look at the other family medicine, everything is, you can say that you feel that you are not in, you are somewhere in UK or you are somewhere in USA, the services which are provided there. And everything is so fine. If you look at the operation rooms, they are outclass.
and the staff, they are smiling, they are treating the patients with so much passion, and there is some environment you enjoy working there. पहले इतनी फीटो मैटरनल मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी. बहुत सारी माएँ जो हैं वो चाइल्ड बर्थ में उनकी डेथ हो जाती थी, इसलिए कि वो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल देते रहते थे. फिर मदर को भी कॉम्प्लिकेशन हो गई, बेबी को भी कॉम्प्लिकेशन हो गई, बेबी की भी डेथ हो गई, मदर की भी कुछ दिनों में डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई. ये सारे फिगर्स हमारे पास नहीं थे. जब हम इस एडवांस स्टेज में आ गए, वी स्टार्टेड मॉनिटरिंग मदर, वी स्टार्टेड मॉनिटरिंग बेबी, वी केम टू नो ओके देयर आर सर्टन कॉम्प्लिकेशंस दैट वी हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. सो द रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, you can say it is higher, but there are certain indications for cesarean section. A qualified doctor, they can't go for cesarean section without any reason, and the patient who is well aware, they also know that why their cesarean section is being done. आपका प्राइवेट सेटअप में पेशेंट पढ़ा लिखा है, उसको हर चीज़ के बारे में पता है कि उसका सिजेरियन हो रहा है तो किस लिए हो रहा है. पेशेंट अपना स्टडी करके आते हैं, मुझे कितने अरसे का ट्रायल लेना है, मुझे कितनी देर में मेरा सिजेरियन होगा. और जो आपका गवर्नमेंट सेटअप है उसमें कैसे आप सिजेरियन का रेट, आपके पास इतने ऑपरेशन रूम्स ही नहीं होते जो आपका पेशेंट्स का नंबर होता है. वहाँ पे तो बाज़ौक़ात हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं, हमें पेशेंट का एमरजेंसी सिजेरियन करना होता है, लेकिन ओटीज़ अदर इम्पॉर्टेंट पेशेंट्स के लिए बिज़ी होते हैं, तो वो पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है जिसका एमरजेंसी सिजेरियन इंडिकेटेड होता है. तो जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो विदाउट एनी रीज़न सिजेरियन के लिए नहीं जा सकता. एट द सेम साइड क्वैक सर्विसेज आर देयर. आपके बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियंस आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियंस आपके गायनी की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. सो देयर द सिजेरियन रेट यू कैन से दैट कैन बी हायर. लेकिन जब आप एक मदर को या एक बेबी को क्लोजली मोनिटर करेंगे, जब आपको पता है कि आपने दोनों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने एक सेफ प्ले करना है, देन देयर कैन बी अ सर्टन राइज इन रेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट एवरीवन इज़ डूइंग सिजेरियन सेक्शन. आपके आजकल के दौर में कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो आती हैं तो उनको पता होता है कि दे हैव टू गो फॉर सिजेरियन, दे रिफ्यूज़ डिलीवरी. वो कहते हैं कि हमने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी. सो ऑन डिमांड सिजेरियन इज़ ऑल्सो देयर, और उसमें वो अपनी स्टडी करके आते हैं. दे नो दैट दे डोंट वांट टू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी. उसमें आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते. पेशेंट की विशेस दे आर ऑलवेज फर्स्ट. आपकी एक क्लास वो भी है जो घर से सोच के आती है कि उन्होंने सिजेरियन के लिए जाना है. उन्होंने अपनी मदर से, अपनी खाला से, अपनी चच्ची से ये सुन लिया कि लेबर पेन्स का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है, तो वो अब लेबर पेन्स के लिए नहीं जाना चाहते. वो घर से सोच के आए हैं कि उन्होंने सिजेरियन कराना है. वो एक ऐसे सेटअप में आए हैं, आप उसको उसके अच्छाई और बुराई बता सकते हैं कि सिजेरियन के क्या मसले मसाइल हो सकते हैं. आप पेशेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना है. तो आप बताएंगे, उनको टाइम देंगे, वो अपना डिसाइड करेंगे. बट जब उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया होता है, फिर वो अपनी उस पर कायम रहते हैं. तो फिर आपको पेशेंट के फ़ैसले को आपने रिस्पेक्ट देनी होती है. उनका डिसीजन सबसे ऊपर होता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट. जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन बेसिकली दे शुड नॉट गो फॉर द डिलीवरीज. उनकी एक स्पेशलिटी नहीं है. या बहुत सारी ऐसी आपको सेटअप्स मिलेंगे जहाँ पे कुछ लोग सिजेरियंस कर रहे हैं, कुछ लोग गायनी की सर्जरीज़ कर रहे हैं. उनको नहीं ऐसा करना चाहिए. इफ़ अ यंग गर्ल इज़ कमिंग टू यू, शी हैज़ सम ओवेरियन मैस, आप उसकी एक जनरल सर्जन या कोई एक अनट्रेंड पर्सन जब उसकी सर्जरी करेगा, वो उसको नहीं आइडिया कि उसकी ओवरीज़ को आपने कंजर्व करना है, आपने उसकी ओवरीज़ को सेव करना है. उसकी लाइफ डिपेंड करती है इसके बाद. वो एक छोटी बच्ची है. I have seen the cases when patient comes to you, they have undergone surgery at some periphery. उनको एक ओवेरियन सिस्ट थी, वो एक ऐसे सर्जन के पास गए कि उसकी ओवरी उन्होंने निकाल दी. तो आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इफ़ वी आर बेसिकली कमिटेड टू आवर ओन स्पेशलिटीज़, गायनी का काम गायनी वाला करे, सर्जरी का काम सर्जरी वाला करे, एंड दे शुड बी इंटरलिंक्ड. Where we are facing problem, we are calling surgeons for help. In the same way, if they are doing some surgery and they are facing some difficulty, in all good setups, it's the practice. Patient क्यों जाता है एक untrained person के पास? जो traditional birth attendants हैं आपके, या कुछ ऐसी services हैं, the first thing is lack of education.
उनको एजुकेट ही नहीं ऐसा किया जाता कि उनकी जब प्रेगनेंसी है उन्होंने कैसे उसको फॉलो करना है, उन्होंने कहाँ पे जाना है। दूसरा, लैक ऑफ सर्विसेज, उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे ऐसी सर्विसेज ही नहीं है, दे हैव टू ट्रैवल टू रीच हॉस्पिटल। सो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। उनके गांव में, उनके गली मोहल्ले में जो एक ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट होगा वो उसके पास चले जाएंगे और उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि 100 लोगों को उन्होंने डिलीवर कराया, नो वन नोज़ 20 को कॉम्प्लिकेशन हो गई, बट दे विल गो टू देम। थर्ड चीज़ है रिसोर्सेज, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है। वो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, उनको अगर कोई टेस्ट कराना पड़ जाएगा, वो कहेंगे देखो जहाँ पे मैं पहले दिखा रही थी या मेरी कज़न दिखा रही थी या मेरी खाला की बेटी दिखा रही थी, उसने तो उसका कोई पूरी प्रेगनेंसी में टेस्ट नहीं करवाया, ये डॉक्टर के पास गई, इसने मुझे 10 टेस्ट लिख दिए हैं। तो इस चीज़ को आपने एजुकेट करना है। फर्स्ट थिंग इज़ एजुकेशन, द अदर थिंग इज़ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड द थर्ड थिंग इज़ रिसोर्सेज। के पेशेंट को आप कोई वोकेशनल सर्विसेज हों, कुछ फीमेल्स के लिए ऐसी चीज़ें हों कि वो एटलीस्ट अपनी प्रेगनेंसीज़ में कुछ ऐसा कर सकें कि दे कैन अफोर्ड द सर्विसेज। और आपकी बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट लेवल पे फ्री हैं, जस्ट लाइक आपको उस चीज़ को इंक्रीज़ करना है सर्विसेज को, अदरवाइज़ तो हैं सर्विसेज। जब मैंने MBBS किया उसके बाद मैंने FCPS के लिए आई वॉज फोकस्ड कि आई हैव टू गो फॉर गायनी। सो मैंने FCPS पार्ट 1 किया, मैंने नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की, देयर वाज नो ब्रेक इन माय ट्रेनिंग। एग्ज़ाम ट्रेनिंग एंड होने के फ़ौरन बाद मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। एग्ज़ाम जब पास किया तो आई थॉट दैट FCPS हो गया, सब हो गया, अब पाकिस्तान की मैंने हाईएस्ट डिग्री ले ली। तो बट एट दैट टाइम व्हेन आई ज्वाइंड स्टडी मेडिक फॉर दिस मेंटोरशिप, देन आई केम टू नो द जर्नी हैज़ स्टार्टेड नाउ। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। देयर आर सो मैनी मेंबरशिप एग्ज़ाम्स, यूरोपियन एग्ज़ाम है, आपका आयरलैंड का एग्ज़ाम है, UK का एग्ज़ाम है। सो दीज एग्ज़ाम्स आई शुड गो फॉर दीज एग्ज़ाम्स। तो मेरी पेशेंट की मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर होती गई, मुझे पेशेंट्स को डील करना ज़्यादा अच्छा आता गया। उसमें डिफ़िकल्टी लेवल वॉज द गाइडेंस अगेन, but as I was associated with study medic, so basically I was getting guidance from my colleagues. तो मेरे लिए तो एक प्लेटफॉर्म था स्टडी मेडिक, लेकिन हर डॉक्टर के लिए नहीं है, पाकिस्तानी हर डॉक्टर के लिए तो ऐसी गाइडेंस नहीं है। सो आई वॉन्ट दैट दे शुड गेट दैट गाइडेंस। हर एक के लिए डिफ़िकल्ट इसलिए है कि यहाँ पे करियर गाइडेंस के कोई प्लान्स नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है कि जब कोई MBBS करता है तो कोई ऐसी गाइडेंस प्रोग्राम हो कि हम गाइड करें कि आप जिस स्पेशलिटी के लिए जा रहे हैं उसकी पाकिस्तान में ये मेंबरशिप है, उसकी UK में ये मेंबरशिप है, उसकी USA में ये मेंबरशिप है, उसकी यूरोप में ये मेंबरशिप है। स्टडी मेडिक इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑल online courses for international membership exams, and the mentors who are providing guidance under study medic, they are from India, they are from Pakistan, they are from UK, they are from USA, they are from Oman, and there are 100 plus mentors who are associated with study medic, and 20 plus international courses are being conducted by study medic for the international membership exams. And the students, they are also from not only from Pakistan, they all over the world. Even we have students from Kenya, even we have students from Afghanistan, we have students from India, Malaysia. So the students, they are joining us for their online courses and their journey becomes easier. To be a woman in Pakistan is a privilege. You are respected. Like there are, you can say there is only a very low percentage of people who are not respecting the females. Otherwise, our society, they are giving a lot of respect to females. So I belong to that. I would say that I respect that society who are giving so much respect to the females. Then being a woman in Pakistan is here to help and support the other women of Pakistan. So I would say that I am woman of Pakistan, for the women of Pakistan, to educate the women of Pakistan and to support the women of Pakistan in their health care. Life affect होती है, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेते हैं when the support is there. आपके अगर फैमिली आपको अंडरस्टैंड कर रही है, दे नो इफ़ आई एम कमिंग होम एंड आई एम टायर्ड, दे विल सपोर्ट मी, दे विल मोटिवेट मी, नो प्रॉब्लम। दे विल गेट वरीड विद मी कि अगर मेरा पेशेंट ठीक नहीं है तो वो भी परेशान है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके लिए मैं वरीड हूँ तो मेरी फैमिली भी उसमें है। अगर मैं लॉन्ग आवर्स के बाद घर आई हूँ, दे आर नॉट डिमांडिंग सो मैनी थिंग्स फ्रॉम मी।
So this is how basically the things are. But at the same time, sometimes you have to go for so many things which you are not willing to do, or you can say आप टायर्ड हैं, आप कहीं पे नहीं जाना चाहते, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर देयर, यू हैव टू गो फॉर दैट. आप 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद आए हैं, बट आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है जिस पे आपका जाना मस्ट है, सो यू हैव टू मैनेज दोज थिंग्स. सो दीज थिंग्स बेसिकली when you are willing to balance these things, then you can do that. Why I was affected, you can say, I lost my brother at very young age. He was just 33. He got sudden myocardial infarction. I was on duty at midnight and I received a call that my brother is no more. Like, that was the thing. We had no time to take him to doctor, or just he was sleeping and he got myocardial infarction and he died. So after that, there was you can say, I was very close to my brother, and he was the guide in my life. So I changed a lot after him. After 6 months of my brother, I lost my father. So that was another thing. Like, my father, he got brain hemorrhage. He remained on ventilator and I lost my father. So that thing basically, that changed me a lot. And then I thought that I have to help others. I have to be at the giving end. I have to try my best to help. And so everyone, they are praying for me. Ultimately, they are praying for my brother and they are praying for my father. So that is basically a changing point in me, and that will always be there. देखिए, मैंने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है. एक ऐसे हॉस्पिटल में काम किया जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे एक रात में 50 सिजेरियन होते थे, जहाँ पे एक रात में 50 डिलीवरीज भी होती थी. वी हैव फेस्ड सो मैनी सच एनकाउंटर्स. द रिलेटिव्स आर गेटिंग अग्रेसिव. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एट द टाइम वो इतने इमोशनल होते हैं अपने लव्ड वंस के लिए कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते. वो चाहते हैं वो पेशेंट को एक क्रिटिकल सिचुएशन में लेके आए हैं, उसकी फ़ौरन सर्जरी हो जाए. उसके पीछे कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने सारे प्री रेक्विजिट्स होते हैं उस चीज़ के, उनको नहीं पता. ब्लड अरेंज होगा तो सर्जरी होगी. अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा मैसिवली ब्लीड कर रहा है, अगर उसके कुछ प्लेटलेट्स कम हैं, तो प्लेटलेट्स जब तक ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे, जब तक बिल्डअप नहीं करेंगे, मदर को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं कर सकते. एक जो बंदा एक लेमैन है वो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि एक डॉक्टर 10 पेशेंट्स को देख रहा होता है. आपकी 1-to-1 केयर तो नहीं है. सो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी लैक ज़रूर करती हैं कि आप पेशेंट के साथ इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते. लेकिन जो आपके सिक पेशेंट्स होते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, आप उनको काउंसल करते हैं बार बार. लेकिन somehow you can say they are misbehaving. At the time they are worried for their loved ones, they are in panic, or they are not ready to listen to the doctors, or they think कि डॉक्टर्स जो हैं वो शायद जानबूझ के डिले कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा होता है 36 आवर्स की ड्यूटी में आपको टाइम नहीं मिलता कि आप एक कप चाय भी ले लो. लेकिन पेशेंट इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता. जब वो देखेगा कि आप किसी जगह पे आराम से खड़े, उसे लगेगा कि मैं बहुत पेन में हूँ, ये क्यों आराम से खड़े हैं. सो दोनों एस्पेक्ट्स हैं इन चीज़ों के. डॉक्टर्स कभी जानबूझ के डिले नहीं करते, क्योंकि उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट को उन्होंने फुलफ़िल करना है. पेशेंट का अटेंडेंट और पेशेंट जो है वो अपनी साइड पे पैनिक है कि उनको लगता है कि वो इस वक्त उनकी जान को ख़तरा है, तो चीज़ें बहुत फास्ट होनी चाहिए. लेकिन कम्युनिकेशन गैप गवर्नमेंट सेटअप में ज़्यादा होता है. वो वर्कलोड की वजह से ज़्यादा होता है. डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकें. दे कम्युनिकेट विद पेशेंट्स, बट दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट दैट मच. आपका गवर्नमेंट सेटअप जो है उसमें कम्युनिकेशन का लेवल, आपका जो प्राइवेट सेटअप है उसमें कम्युनिकेशन का लेवल डिफरेंट होता है. उसमें आप पेशेंट को हर लेवल पे काउंसल करते हैं. लेकिन एट द एंड इफ़ समवन इज़ इन पेन, इफ़ देयर लव्ड वंस आर इन पेन, देन दे आर वरीड. Basically, I got married immediately after my MBBS. So I have done all my studies after my marriage, you can say. So basically my in-laws, they adopted me for studies. Okay. So I did my FCPS 1 after my marriage. So the support was there. Without support, you can't do anything. My me time is only books. Sometimes I like music, like all the Coke Studio. I am a big fan of Nusrat Fateh Ali Khan. So either I am with music or I am studying. Only 2 hobbies in my life. Actually, I believe in one thing, that if you are determined to fly, having no wings is just a minor detail.
You can do anything if you are determined. So take passion and determination with you, and then you will go so far. Basically, the charges which a doctor is charging you at their private hospitals, they all depend upon the facilities available there. If someone is sitting at a very renowned hospital, the charges would be higher. If some doctor, they are practicing in you can say category B or C hospital, then the charges would be less. It basically, the charges, they depend upon the facilities available there. It all depends upon that आप एवर केयर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप किसी और हॉस्पिटल में कर रहे हैं, या आपका कुछ और एक छोटा प्राइवेट सेटअप है. सो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पेशेंट्स की क्लास है वो भी वेरी करती है. दे वांट टू नो दैट हाउ मच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, what sort of treatment would be provided to them. So it all depends upon the things which are available to them. Iron deficiency is the most common thing in females of Pakistan. The reason is that अगर आप चाइल्ड बीरिंग फीमेल्स को देखते हैं तो आपकी बहुत सारी पॉपुलेशन एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड पीपल, प्रिविलेज्ड एज वेल एज अनप्रिविलेज्ड, दे आर नॉट गोइंग फॉर दीज हिमाटेनिक्स आफ्टर डिलीवरी और आफ्टर प्रेगनेंसी. 3 months के लिए उनको लेने होते हैं, वो नहीं लेते. डाइट के बारे में आजकल हर बंदा इतना कॉन्शियस है कि जो आपकी एजुकेटेड क्लास है वो अपनी डाइट के चक्कर में अपने आयरन की उसको नहीं पूरा करती, और एक आपकी वो क्लास है जो अफोर्ड नहीं कर सकती. सो दोनों सिचुएशंस में आयरन डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज व्हेन द पेशेंट्स दे प्रेजेंट टू अस, दे आर हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एंड दिस इज़ बेसिकली यू नीड एजुकेशन एज वेल एज पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता. बहुत सारी ऐसी फूड्स भी हैं जिनके थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की ज़रूरत है. प्रेगनेंसी के लिए एक ख़ातून का नॉर्मल जो आपका हाइट और वेट रेशो है वो नॉर्मल होना एक बेस्ट चीज़ है. अगर आप अंडर वेट है कोई पेशेंट तो भी उसके लिए रिस्क्स हैं, और अगर कोई पेशेंट ओवर वेट है तो भी रिस्क्स हैं. वो रिस्क्स कैसे हो सकते हैं? अगर मदर अंडर वेट है तो बेबी का वेट भी स्मॉल हो सकता है, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है. अगर मदर का वेट ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ का रिस्क है, उसको हाइपरटेंशन का रिस्क है, ऑपरेटिव डिलीवरी का रिस्क है, ऑपरेटिव इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस का, लेबर डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वूंड की हीलिंग अफेक्ट हो सकती है, और उसके बाद आपके क्लॉट्स बन सकते हैं लेग्स में, जो सडन डेथ का भी एक ज़रिया बन सकती है. तो ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल थिंग्स आर ऑलवेज गुड. तो बॉडी वेट जो आपका है वो नॉर्मल होना चाहिए, नीदर अंडर वेट नॉर ओवर वेट, इट शुड बी नॉर्मल. अगर एक खातून प्रेगनेंसी प्लान कर रही है आफ्टर मैरिज, तो देयर आर सर्टन स्टेप्स, आपने उन चीज़ों को फॉलो करना होता है. फॉलिक एसिड उनको लेना है. अगर उनको कोई मेडिकल सिचुएशन है, मेडिकल कंडीशन है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है. ब्लड प्रेशर है, उसका कंट्रोल ज़रूरी है. डायबिटीज़ है, इट शुड बी कंट्रोल्ड, देन दे कैन गो फॉर प्रेगनेंसी. अगर डायबिटीज़ के लेवल इतने डिरेंज्ड हैं तो उस वक्त तक आपने प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं करनी डॉक्टर ने, जब तक वो कंट्रोल नहीं हो जाए. क्यों हम कहते हैं कि आपने प्रेगनेंसी नहीं एडवाइस करनी? क्योंकि बेबी को रिस्क्स हैं, उसमें पैदाइशी नकाइस हो सकते हैं, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, इसलिए आपने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है. वंस दे आर प्रेग्नेंट, दे शुड नो दैट दे हैव टू कम फॉर बुकिंग, दे शुड नो दैट देयर आर सर्टन टेस्ट वी शुड बी डन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. उसके बाद उनको पता होना चाहिए कि उनका एक एनॉमली स्कैन होना है, मिड प्रेगनेंसी स्कैन, जिसमें कुछ अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम्स हों तो वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, सो दैट वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है अगर उस बेबी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, या उसको कंटिन्यू करना है. अगर उनको एनीमिया हो रहा है उसको करेक्ट करना है, डायबिटीज़ का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको करेक्ट करना है. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा तो डायग्नोज होंगी. जब तक उनको पता होगा कि उनका फर्स्ट विज़िट डॉक्टर के पास इस वक्त है, फिर उनको 5th मंथ में आना है, उनको 7th मंथ में इम्यूनाइजेशन के लिए जाना है, लास्ट में उनको अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है. अगर लेबर स्टार्ट हो रहा है तो उसके क्या साइंस हैं कि उनको डॉक्टर को बताना है कि मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो रही हैं. लेबर का सारा सिचुएशन पेशेंट को बतानी है कि लेबर का प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट होता है, लॉन्ग हो सकता है, लेबर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. बेबी को वैक्सीनेशन के लिए जाना है. पोस्ट ऑप पीरियड में मदर के लिए क्या एडवाइजेज़ हैं, कितना आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कितना होना चाहिए जो मदर के लिए और बेबी के लिए बेनिफिशियल है. ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं
आपके पेशेंट्स इतने वेल एजुकेटेड हों कि जब वो प्लान करना स्टार्ट करें प्रेगनेंसी, उनको पता हो कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाए उन्हें पता हो कि उन्होंने कब कब फॉलो करना है, और जब एक दफ़ा डिलीवरी हो जाए तो वो फिर लॉस टू फॉलो अप ना हो, फिर ऐसा हो कि वो दोबारा फॉलोअप के लिए आएँ, अपनी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, नेक्स्ट प्रेगनेंसी की प्लानिंग के लिए। इन पाकिस्तान अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज आर हायर. Okay, so when a patient in periphery, when the facilities are not available, contraceptive services are not available, and contraceptive awareness is not there, so unplanned pregnancies are there. Once our class, lower class you can say, or those people who are socially deprived, they are having unplanned pregnancies, they go for termination of pregnancy. So where they are going for termination of pregnancy, those areas where no facilities are available, they are going to traditional birth attendants, or they are going to untrained people, so they are coming up with sepsis, they are coming up with complications and things like that. So one part is that. The other thing is, if termination of pregnancy, if a patient who is capable of, they are not having any affordability issues, they can avail all the services. Somehow they had unplanned pregnancy, they want to go for termination of pregnancy, there are legal implications for that. In medical education, there are some rules that we can't go for until and unless there is risk to baby. Until and unless there is risk to life of mother, you can't advise termination of pregnancy. So there are rules in medical education which the doctors have to follow. So you cannot advise termination of pregnancy to each and every woman who is willing to terminate pregnancy until and unless there are indications for that termination. हमने ऐसे patients भी देखे हैं, they have lost their babies. They come to us, they are, they are in so much pain and they are so much worried, और उनका एक ऐसी सिचुएशन होती है. हमने ऐसे पेशेंट्स को भी देखा है जो बिल्कुल नियर डिलीवरी होते हैं, somehow ड्यू टू सम रीज़न द बेबी इज़ नो मोर देयर, सो उनके पेन को हमने फ़ील किया है. और हमने ऐसे पेशेंट्स को भी देखा है जो 10 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स के बाद कंसीव करते हैं. सो द हैप्पीनेस देयर एंड दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर सो हैप्पी, और वो सारी चीज़ें हम इस चीज़ को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करते हैं. और ये बिल्कुल ऐसे होता है कि जितने वो वरीड होते हैं या जितने वो परेशान होते हैं, शायद हम उससे ज़्यादा परेशान होते हैं. अगर एक पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है तो सोते हम भी रात को नहीं हैं, और अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, अगर मैं किसी एक पेशेंट को देख रही हूँ और 10 ईयर्स के बाद उसने कंसीव कर लिया, तो शायद आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरे पेशेंट ने 10 ईयर्स के बाद कंसीव कर लिया है. सो बेसिकली दीज बोथ एक्सपीरियंसेस आर देयर इन लाइफ. बीइंग अ वुमेन, माई मैसेज फॉर माई कोलीग्स, for my fellows, for all the women, basically women are not alone there. Basically this is the support of men who are supporting them to be to earn something or to get some success in life. At the same time, a woman is basically, she should know that she is there to support other women, she is there to celebrate other women, and she is there to help other women. It's not like that you are successful and you have to enjoy your success. If you are successful, then make sure that you do something for other people, that they are also successful.